हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं बादशाह का नेक्स्ट एपिसोड। 1.5 घंटे बाद देवराज चौहान वापस पहुंचा तो उस कांस्टेबल को बेसब्री के साथ अपना इंतजार करते पाया। उसके कार से उतरते ही कांस्टेबल पास जा पहुंचा। मुझे 1 घंटा कहकर खुद 1.5 लगाकर आ रहे हो? कांस्टेबल बोला। तुम्हें तो यही लग रहा होगा कि मैं नहीं आऊंगा और तुम्हारे 1500 डूब गए। देवराज चौहान मुस्कुराया। निकालो 1500, काम हो गया, तभी तो कह रहा हूं। देवराज चौहान ने 1500 रुपए उसके हवाले किए। कांस्टेबल ने नोट अपनी जेब में ठूसे और तय किया एक कागज निकालकर उसे दिया। इसमें एसीपी टंडन के ऑफिस और घर का पता लिखा है। कांस्टेबल बोला, कहाँ है टंडन का ऑफिस? हेडक्वार्टर में। देवराज चौहान ने कागज खोला, सरसरी निगाह उस पर मारी। पता ठीक है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं बहुत ईमानदार बंदा हूं। कांस्टेबल बोला, हाँ। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, वह तो मैं देख ही रहा हूँ। एसीपी टंडन से तुम्हारा क्या लेना देना? कोई काम है? गड़बड़ का तो कोई इरादा नहीं? कैसी गड़बड़? कैसी भी नहीं। देवराज चौहान ने कागज जेब में रखते हुए कहा, फिर भी एक बात बताना जरूरी समझता हूँ। क्या? सुना है वह एसीपी टंडन बहुत ही खतरनाक आदमी है। मन में बुरा ख्याल हो तो जरा संभल कर रहना। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं भी तुम्हें एक सलाह दे देता हूँ। मुफ्त की सलाह मैं उधार में नहीं लेता। क्या? 500 पहले और 1500 अब। 2000 रुपए मैंने तुम्हें दिए। हाँ तो पाने में मेरी कितनी मेहनत है तुम क्या जानो। ये पैसे मुफ्त में नहीं कमाए मैंने। मैं वापस नहीं मांग रहा। इरादा तो तुम्हारा कुछ ऐसा ही लग रहा है। मैं तो यह कह रहा हूँ कि तुम्हारी जेब में पड़े नोटों को खतरा पैदा हो गया है। वह देखो, हेड कांस्टेबल तुम्हें देख रहा है। देवराज चौहान ने आंख से इशारा किया। कांस्टेबल ने फौरन सिर घुमाकर पीछे देखा। वही हेड कांस्टेबल चाय के खोखे के बाहर खड़ा उसे ही देख रहा था। कांस्टेबल सकपका गया। वह उस फूल बेचने वाली गुलाबों के बारे में जानता है जिसके साथ तुम। देवराज चौहान ने अपने शब्दों को अधूरा छोड़ा, फिर मुस्कुराया। खैर, अब तुम ही निपटो उससे। कहने के साथ ही देवराज चौहान वापस कार में बैठा और कार आगे बढ़ा दी। हेड कांस्टेबल को देखते ही कांस्टेबल के चेहरे पर भय के भाव आ गए। टूटी फूटी चाल से वह चाय के खोखे तक पहुंचा, जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। हेड कांस्टेबल ने उसे घूरा। दांत साफ नहीं किए? हेड कांस्टेबल ने तीखे स्वर में कहा। दातून की थी। कांस्टेबल सकपका कर क्या उठा। नहीं सुधरेगा तू? 50 बार कहा है कि कोलगेट की पेस्ट और बढ़िया सा ब्रश ले आ। इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं। जब भी भाभी को देखता हूँ हमेशा नीली वाली साड़ी ही पहने रहती है, पीली क्यों लाकर नहीं देता? कांस्टेबल के चेहरे पर उखड़े भाव उभरे। मेरी बीवी को मत देखा कर। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, चल भाभी को मैं ही साड़ी लाकर दे दूंगा। तू क्यों देगा? मैं तेरी बीवी को साड़ी लाकर दूं क्या? 10 ला दे। हेड कांस्टेबल ने नाक खुजला कर कहा। वह तो पहले से ही कह रही है कि तेरा नाम लेकर कि भाई साहब ने मुझे कभी कुछ लाकर नहीं दिया। भाई साहब? मेरी पत्नी कह रही थी, मैं नहीं। मैं तो तेरे को साला कहूंगा। कांस्टेबल के चेहरे पर डंडा मारने वाले भाव उभरे। खैर छोड़, आगे की बोल। आगे की? मैं आगे की बात कर रहा हूँ। हेड कांस्टेबल ने होठ सिकोड़ कर कहा। जब तू एसीपी टंडन के बारे में पूछा पाछी करता फिर रहा था तभी मैं समझ गया था कि तेरी जेब हरी होने वाली है। तब ही से मैं तेरे रंग ढंग देख रहा था। बोल, एसीपी का पता देने के लिए उससे क्या लिया? मैंने कहा कुछ लिया। मैं तो चुप कर। मैंने खुद तेरे को नोट लेकर जेब में डालते देखा है। कितने थे? तेरा तो दिमाग खराब हो गया। मेरे हर काम में तेरे को नोट ही नजर आते हैं। ठीक है, कांस्टेबल धमकी भरे स्वर में बोला। ड्यूटी ऑफ होने के बाद मैं बाजार जाकर बढ़िया सी साड़ी खरीदूंगा और सीधा भाभी के पास जाऊंगा। पहले तो भाभी को साड़ी दूंगा, फिर बताऊंगा उस फूल बेचने वाली गुलाबों की बात। वो बात सुनते ही भाभी मेरे सीने पर सिर रखकर रोने लगेगी और मैं उसे तसल्ली देने के लिए उस पर हाथ फेरने लगूंगा। और तेरे को तो पता ही है कि जब मेरा हाथ फिरता है तो क्या होता है। और पति की बेवफाई का भूत तो वैसे भी उसके सिर पर सवार होगा तो फिर बहाव कितना तेज हो जाएगा। तू उल्लू का पट्टा है। कांस्टेबल ने दांत भींच कर कहा। यह बात तू 50 बार कह चुका है, कोई नई बात नहीं। कोई नई बात हो तो बता, वरना तू जानता ही है मुझे। नोटों की बात कर अब। दांत भींचे कांस्टेबल ने उस जेब में हाथ डाला जिसमें 1500 डाले थे। यह ले 1500 है और मैंने पूरे के पूरे कहाँ मांगे हैं? मैं कहाँ पूरे दे रहा हूँ। कांस्टेबल ने चिढ़कर कहा। तेरी तो जुबान लटकी जा रही है। आधे दे, 750 और 150 पहले के 900 पूरे। अब तक का हिसाब बराबर। कांस्टेबल ने भुनभुनाते हुए 900 रुपए हेड कांस्टेबल को थमाए। शुक्रिया। हेड कांस्टेबल नोटों को जेब में डालते हुए बोला। वो जो भाभी वाली बात थी वह सब मजाक में कह रहा था मैं तो। वो तो मेरी भाभी है। मिठाई का डब्बा लेकर आऊंगा जब तेरे यहाँ बच्चा हो जाएगा। हेड कांस्टेबल चला गया। कांस्टेबल ने चैन की सांस ली कि देवराज चौहान से जो 500 एडवांस लिए थे वो बच गए, वरना उसमें से भी 250 रुपया देना पड़ता। वह 250 तो बचा।
देवराज चौहान कागज पर लिखे महेश टंडन के घर के पते पर पहुंचा। अच्छी कॉलोनी में बड़ा सा घर था, कहीं भी भीड़ भाड़ नजर नहीं आ रही थी। दोपहर का वक्त हो रहा था। देवराज चौहान ने मकान के बाहर कार रोकी और उतरकर आगे बढ़ा। मकान के गेट को ढकेलता भीतर मुख्य दरवाजे तक पहुंचा और कॉल बेल बजा दी। कुछ पलों बाद दरवाजा खुला। एक 60 साल का व्यक्ति नजर आया। देवराज चौहान ने एक ही निगाह में उसे पहचान लिया कि वह टंडन का पिता है, क्योंकि टंडन का चेहरा उससे काफी हद मिल रहा था। नमस्कार, देवराज चौहान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया, बोला, कहो बेटा। मेरा नाम सुरेंद्र पाल है। देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, आप शायद मुझे नहीं जानते, मैं महेश का दोस्त हूँ। आओ बेटा, भीतर आ जाओ। वह दरवाजे से हटता हुआ बोला। देवराज चौहान भीतर आ गया। उस व्यक्ति के साथ ड्राइंग रूम में आ बैठा। तभी 50-52 साल की औरत साड़ी पहने भीतर आई। वह महेश की माँ थी। नमस्कार माँ जी, देवराज चौहान ने कहा। जीते रहो बेटा, औरत ने अपनेपन से कहा। महेश का दोस्त है, चाय पानी लेकर आ, उस व्यक्ति ने कहा। औरत जाने लगी तो देवराज चौहान जल्दी से बोला, नहीं, अभी कुछ भी नहीं लूंगा, मुझे ड्यूटी पर पहुंचना है। फिर कभी? मैं तो महेश के बारे में पूछने आया था कि कई दिनों से ड्यूटी पर नहीं आया, उसकी कोई खबर भी नहीं मिल रही है, कहाँ वो? मैंने सोचा तबीयत खराब ना हो, कहकर देवराज चौहान ने प्रश्न भरी निगाहों से उन दोनों को देखा। महेश के पिता ने हौले से सिर हिलाया। बेटे, सच बात तो यह है कि हमें खुद नहीं पता कि महेश कहाँ है। क्या मतलब? वह ड्यूटी पर ही किसी खास काम के लिए शहर से बाहर जाने को कहकर गया था, यह तो मुझे पता है। देवराज चौहान ने जल्दी से कहा, लेकिन उस काम में तो उसे कल ही लौट आना था। लौट आया था? एकाएक महेश की माँ के होठों से निकला, लेकिन वह घर तो नहीं आया। देवराज चौहान समझ गया कि टंडन पूजा मेहरा के साथ ही कहीं है, और उन सब पुलिस वालों के साथ ही है, यानी कि पूजा मेहरा को जिस वास्ते उन्होंने हासिल किया है वह काम पूरा कर रहे होंगे। देवराज चौहान को पूजा मेहरा की सुरक्षा की चिंता होने लगी कि कहीं वह किसी खतरे में ना पड़ी हो। वह पुलिस वाले जरूर थे, परंतु जिस तरह उसे धोखा देकर पूजा मेहरा को ले उड़े थे, इसलिए यह सोचना लाजिमी था कि उसके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। मैं मालूम करता हूँ कि महेश कहाँ है, देवराज चौहान उठता हुआ बोला। अब मैं चलता हूँ। लेकिन वह वापस आ गया है तो घर क्यों नहीं आया, हमें खबर क्यों नहीं दी? उसकी माँ पुनः बोली। हो सकता है माँ जी, मेरे सुनने में कोई गलती हो गई हो, मैं फिर मालूम करता हूँ। मालूम करके हमें खबर जरूर कर देना। जी हाँ, खबर कर दूंगा। बाहर आकर देवराज चौहान कार में बैठा और आगे बढ़ गया। सोचों में डूबे वह धीमी रफ्तार से कार चला रहा था। सोचों का केंद्र पूजा मेहरा और वह सारे पुलिस वाले थे। कहाँ लेकर गए होंगे वे उसे? क्या कर रहे होंगे पूजा मेहरा के साथ? और भी कई सवालों के जवाब देवराज चौहान के मस्तिष्क में थे, जिन्हें वह तलाश रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि पूजा मेहरा की खोज की शुरुआत कहां से करे। 2 घंटे बाद सोहनलाल पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकला। इस वक्त सोहनलाल बंदा लग रहा था। सवरे हुए बाल, शेव किया चेहरा और बदन पर नया सूट और पांवों में बाटा के जूते चमक रहे थे। हेडक्वार्टर से निकलकर पैदल ही आगे बढ़ गया। चलते चलते उसने गोली वाली सिगरेट सुलगा ली। कुछ देर बाद कार के पास पहुंचा, जिसकी स्टीयरिंग सीट पर जगमोहन बैठा था। सोहनलाल दरवाजा खोलकर भीतर बैठा। अच्छी खबर सुना ना, जगमोहन मुंह बनाकर बोला। इस काम के लिए तेरे को 3,500 का सूट खरीद कर दिया। सस्ता है क्या? 3,500 का सूट? मुझे तो दूसरा पसंद आया था। सोहनलाल ने कश लिया। वह सूट 12,000 का था। जगमोहन तीखे स्वर में बोला। तभी तो कह रहा हूँ कि यह सस्ता है। मैं तो यह भी उतरवाने की सोच रहा हूँ, मेरे काम आ जाएगा। जगमोहन ने होठ सिकोड़कर उसे देखा। तेरे को टाइट रहेगा। कोई बात नहीं, खींच खाच कर पहन लूंगा। शर्म कर। सोहनलाल ने मुंह बनाया। दी हुई चीज वापस मांगता है। तेरे को शर्म नहीं आ रही कि दूसरों का माल उतारने को तैयार नहीं? सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट का तगड़ा कश लिया। बोला, और बाकियों के बारे में कोई खबर नहीं? क्यों? इंस्पेक्टर राजन रावत के बारे में कोई खबर नहीं? असिस्टेंट कमिश्नर सूरज मल्होत्रा और इंस्पेक्टर राजन रावत के बारे में पूछने पर भी कोई खबर नहीं दे सका। ज्यादा पूछताछ करता तो खामखा शक के घेरे में आ जाता। और वह दोनों सब इंस्पेक्टर, उनके बारे में भी कोई खबर नहीं। 5-6 दिनों से उन्हें किसी ने नहीं देखा। जगमोहन के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। टंडन, महेश टंडन? सोहनलाल ने इनकार के अंदाज में सिर हिलाया। वह भी कई दिनों से अपनी ड्यूटी पर नहीं आया, किसी से कोई खबर नहीं मिली। जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा, मतलब कि हम कमिश्नर आनंद वर्मा और इंस्पेक्टर हरीश यादव को अपना निशाना बना सकते हैं। किसी एक को अपने कब्जे में करना होगा। किसी एक को नहीं, सिर्फ इंस्पेक्टर हरीश यादव को। सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा, कमिश्नर वर्मा जब भी बाहर निकलेगा उसके साथ ड्राइवर होगा, 1-2 कांस्टेबल भी हो सकते हैं। ऐसे में कमिश्नर पर हाथ डालना ठीक नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर हरीश यादव को पकड़ पाना हमारे लिए बहुत आसान होगा। जगमोहन ने होठ सिकोड़कर सोहनलाल को देखा। आज पहली बार महसूस हुआ कि तू सोचता भी है, जगमोहन ने व्यंग से कहा। नहीं, सोहनलाल ने शराफत से कहा, मैं सोचता नहीं हूँ, सीधे सीधे फेंक देता हूँ। जरा सी तारीफ क्या कर दी, हवा में उड़ने लगा। जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा, मैं कार में बैठा हूँ, उड़ नहीं रहा।
कुछ मालूम किया कि इंस्पेक्टर हरीश यादव कब हेडक्वार्टर से बाहर आएगा? जब उसकी मर्जी होगी आएगा। जगमोहन ने कार स्टार्ट की और आगे से घुमाकर वापस लाया और हेडक्वार्टर के सामने सड़क पर कार रोक दी और इंजन बंद करके बोला, मैं इंस्पेक्टर यादव को नहीं जानता, तुम नजर रखो, जब वह बाहर निकले तो बताना। स्वर में दृढ़ता थी, कोशिश यही करना कि उस पर काबू पा लिया जाए। सोहनलाल ने सिर हिलाया और हेडक्वार्टर से निकलने वाले गेट पर नजरें टिका दी। 5,000 की गड्डी वापस दे। कौन से 5,000? सोहनलाल लापरवाही से बोला। जो तेरे को दिए थे कि पूछताछ के दौरान किसी को रिश्वत देनी पड़े तो काम आएंगे। काम आ गए हैं। क्या? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। वही 5,000 2 घंटे में हेडक्वार्टर में रहा। इतनी बातें मैंने तुम्हें बताई, वे बातें क्या सूचना बोर्ड पर लिखी हुई थी? पूछनी पड़ी, और कोई यूं तो बताता नहीं। नोटों की चाबी घुमानी पड़ती है, तब जाकर सामने वाले का मुंह खुलता है। 1,000 मुझे और दे देना। क्यों? 5 के ऊपर मेरे पल्ले से भी 1,000 लगे हैं। सोहनलाल ने हेडक्वार्टर की तरफ निगाहें टिकाए कहा। जगमोहन ने होठ बीचकर खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। 1,000 दे देना, नगद में लगा है। मैं कब मना कर रहा हूँ? जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। 3.5 में से 1 कम करके 2.5 मेरे हवाले कर दे। 3.5? हाँ, 3,500 के सूट को भूल गया क्या? वह क्या मुफ्त का है? ले लेना, मुझे सूट की जरूरत नहीं है, साल भर पहन के वापस कर दूंगा। साल बाद? चल 11 महीने सही, 1 महीना कम कर दिया, मान गया। जगमोहन ने गहरी सांस ली। कमीनेपन की हद तक जाता है तू। वही तो समझाना चाहता हूँ कि कमीने लोगों को नोट देने के बाद हिसाब मांगना ठीक नहीं होता। समझ गया, पहले तेरी इस घटिया आदत को मैं नहीं जानता था। जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। फिर कभी ऐसा वक्त आया तब मेरा कमीनापन देखना। कोई फायदा नहीं। क्यों? मेरे कमीनेपन की हद को तू पार नहीं कर सकता। जगमोहन ने फौरन सहमति में सिर हिलाया। हाँ, यह हो सकता है, इस मामले में तेरे से पीछे ही रहूंगा मैं। जगमोहन के स्वर में व्यंग था। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाकर कश लिया। कब निकलेगा वह इंस्पेक्टर यादव? तंगा रहे, उसे पहचानना तेरी ड्यूटी है। देर करते जा रहे हो तुम टंडन, पूजा मेहरा ने कहा। ज्यादा देर हो जाने से कहीं मामला खराब ना हो जाए, तब सब कुछ बेकार चला जाएगा। महेश टंडन ने होठ भेजकर पूजा मेहरा को देखा। अल्पना किचन में उनके लिए चाय बना रही थी। शाम के 4 बज रहे थे। सुना मैं क्या कह रही हूँ? पूजा मेहरा पुनः बोली। टंडन ने हौले से सिर हिलाया। सुन रहा हूं। तो फिर जवाब क्यों नहीं देते? मैं जल्दबाजी करके मुसीबत को अपने गले में नहीं डालना चाहता। टंडन ने गंभीर स्वर में कहा। क्या मतलब? अभी मेरे साथी पुलिस वालों को मेरी तलाश होगी, ऐसे में मुझे लगता है तुम हद से ज्यादा घबरा गए हो। पूजा मेहरा ने हौसला देने वाले अंदाज में कहा। वह लोग जरूर तुम्हें तलाश कर रहे होंगे, मैं मानती हूँ, लेकिन वह लोग क्या बाहर खड़े होंगे कि तुम बाहर निकले और वह तुम्हारे सामने आ जाए? आखिर वह लोग भी तो तुम नहीं समझ सकती क्या? मेहरा के खिलाफ सबूत ही मैंने ऐसी जगह रखे हैं कि साथी पुलिस वालों से टकराव हो सकता है। टंडन ने कहा। अच्छा, यही होगा कि कुछ वक्त निकल जाने दे, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। तभी अल्पना ने चाय की ट्रे के साथ भीतर प्रवेश किया। अगर तुम ऐसा ठीक समझते हो तो ऐसा ही सही, पूजा मेहरा ने गंभीर स्वर में कहा। जवाब में महेश टंडन कुछ ना बोला। सब इंस्पेक्टर गुलाटी ने कमिश्नर आनंद वर्मा को फोन किया। ऑपरेशन बादशाह सर। सब इंस्पेक्टर गुलाटी। कमिश्नर वर्मा की आवाज कानों में पड़ी। यस सर। कहां से बोल रहे हो? वहीं से सर। अभी तक टंडन साहब भीतर ही हैं। बाहर निकलना तो दूर, उन्होंने बाहर झांका भी नहीं। यही हाल मेहरा की बेटी पूजा का है, गुलाटी ने कहा। वह बेशक 10 दिन भी बाहर न निकले, तुम दोनों को वहीं जमे रहना है। कमिश्नर वर्मा ने पक्के स्वर में कहा। काम में कहीं भी ढीलापन नहीं आना चाहिए। आप निश्चिंत रहें सर, किसी चीज की जरूरत हो तो बोलो। नहीं सर। ओके। गुलाटी ने रिसीवर रखा और वापस खड़ी कार तक पहुंचा, भीतर बैठा। बहुत बोरियत भरी ड्यूटी है यार। कार का दरवाजा बंद करते हुए गुलाटी कह उठा। सब इंस्पेक्टर किशोर त्रिवेदी ने शांत और बोरियत भरे स्वर में कहा। हाँ, बोरियत तो हो रही है, लेकिन जब हरकत में आना पड़ा तो तूफान की गति से भी तेज रफ्तार दिखानी होगी। गुलाटी गहरी सांस लेकर रह गया। देवराज चौहान उलझनों में गिरा, धीमी मंथर गति से यूं ही कार ड्राइव कर रहा था। टंडन और पूजा मेहरा का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अब एक ही रास्ता सामने था। जो पुलिस वाले टंडन के साथ थे उन्हें धरा जाए, उनसे यह भी मालूम हो जाएगा कि मामला क्या है और पूजा मेहरा कहाँ है। जगमोहन और सोहनलाल उनमें से किसी पुलिस वाले पर हाथ डालने की कोशिश में लग चुके थे। अपनी कोशिश में शायद वे कामयाब भी हो गए हों। देवराज चौहान ने एक रेस्टोरेंट में लंच किया और यूं ही पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर कुछ मिनटों की तलाशी के बाद सड़क के किनारे खड़ी कार को देख लिया। जगमोहन और सोहनलाल को भी भीतर बैठे देखा। देवराज चौहान ने अपनी कार उनकी कार के पीछे ले जाकर रोक दी। जगमोहन ने पीछे देवराज चौहान की कार को रुकते देख लिया। तू नजर रख, जगमोहन बोला। मैं कार के पास ही हूँ, जरूरत पड़े तो कार का हॉर्न बजा देना। कहने के साथ ही जगमोहन कार से निकला और पीछे खड़ी कार में देवराज चौहान की बगल में जा बैठा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। मैं महेश टंडन के घर हो आया हूँ। देवराज चौहान ने कहा, लेकिन टंडन अभी तक घर नहीं पहुंचा। इसका मतलब वह अभी तक पूजा मेहरा के साथ ही है। यहाँ की क्या खबर है?
इंस्पेक्टर राजन रावत, एसीपी मल्होत्रा, सब इंस्पेक्टर त्रिवेदी और गुलाटी की कोई खबर नहीं है, जगमोहन ने कहा। कमिश्नर आनंद वर्मा और इंस्पेक्टर हरीश यादव हेडक्वार्टर में ही है। देवराज चौहान ने होठ सिकोड़कर सिर हिलाया। हम लोग इंस्पेक्टर हरीश यादव के बाहर निकलने के इंतजार में हैं। कमिश्नर वर्मा पर तो हाथ डालना आसान काम नहीं, दिक्कतें आ सकती है, लेकिन इंस्पेक्टर यादव पर कब्जा जमाया जा सकता है। अभी तक वह निकला नहीं। दोनों में से किसी को भी जल्द ही काबू में लेना है, देवराज चौहान ने होठ भींचकर कहा। जगमोहन ने सहमति भरे भाव में सिर हिलाया, फिर बोला, यहाँ आने की कोई खास वजह नहीं। जगमोहन प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखता रहा। मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। इंस्पेक्टर हरीश यादव कमिश्नर आनंद वर्मा के ऑफिस में प्रवेश किया। कमिश्नर वर्मा बेचैनी भरे अंदाज में कुर्सी पर बैठा सोच में डूबा था। सामने ही टेबल पर फाइल खुली पड़ी थी। इंस्पेक्टर यादव को आते देखकर कमिश्नर वर्मा ने गहरी सांस ली। आओ यादव। सर, इंस्पेक्टर यादव ने सिर हिलाकर कहा। मैं एक दिन के लिए घर जाना चाहता हूँ। क्यों? कमिश्नर वर्मा ने उसे घूरा। घर से फोन आया है सर कि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। वह पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, कमिश्नर ने होठों को भींच कर कहा। यादव खामोश रह गया। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तब तुम्हारे परिवार का क्या होगा? वर्मा ने यादव की आंखों में झांका। सर, वह तुम्हें कुछ हो गया तो तब तुम्हारी पत्नी को कौन संभालेगा? कमिश्नर वर्मा ने एकाएक चुभते स्वर में कहा। कोई बात नहीं, उसे संभालने वाला कोई दूसरा तो आ ही जाएगा। इंस्पेक्टर यादव ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। सॉरी सर, यादव ने धीमे स्वर में कहा। कमिश्नर वर्मा कई पलों तक उसे देखता रहा। यादव कमिश्नर वर्मा ने गंभीर स्वर में कहा। तुम जानते हो ऑपरेशन बादशाह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम सबकी जानें दांव पर लगी हुई है। जी, अगर हम इस ऑपरेशन में नाकामयाब रहे तो जानते हो क्या होगा? हम लोग बच नहीं पाएंगे सर। यही बात मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, कमिश्नर वर्मा ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। मैं, एसीपी मल्होत्रा, इंस्पेक्टर रावत और तुम, सब इंस्पेक्टर गुलाटी और त्रिवेदी, हम सब मारे जाएंगे। ऐसे नाजुक वक्त में तुम्हें अपनी पत्नी की तबीयत की पड़ी है। सॉरी सर, मैं, मल्होत्रा और रावत अभी भी काम पर हैं, वर्मा ने गंभीर स्वर में कहा। और मैंने तुम्हें अपने पास इसलिए रखा है कि गुलाटी त्रिवेदी को सहायता की या फिर किसी अन्य चीज की जरूरत पड़े तब। समझदार हो, समझदारी से काम लो। जी, जाओ। सर, यादव बोला। अब क्या पोजीशन है? महेश टंडन और पूजा मेहरा उसी फ्लैट में है। गुलाटी और त्रिवेदी उनकी निगरानी पर है, कमिश्नर वर्मा ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन वे दोनों ज्यादा देर तक इस तरह वहां बंद नहीं रह सकते। कभी भी किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं, मतलब कि कभी भी। मैं समझ गया सर। तुम्हें तो फिर भी आराम करने का मौका मिल गया, वर्मा ने कहा। गुलाटी और त्रिवेदी की जरा सोचो, जो कई दिनों से बिना आराम किए दौड़े जा रहे हैं, लेकिन उन्हें आराम भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि जो काम उन्होंने करना है उसे दूसरा पूरा कर पाए, इसमें शक है। इंस्पेक्टर यादव सिर हिलाकर रह गया। जाओ, हर वक्त इस तरह तैयार रहो। मैं तुम्हें कभी भी दौड़ने के लिए कह सकता हूँ। यादव ने सिर हिलाया और कमिश्नर वर्मा के ऑफिस से बाहर निकल आया। कई दिनों की भागदौड़ के कारण यादव थका सा, उखड़ा सा महसूस कर रहा था। वह जरा भी आराम नहीं कर पाया था। बीवी की तबीयत खराब होने का बहाना ही मारा था। वह घर जाकर आराम कर लेना चाहता था, परंतु इस बात से नावाकिफ नहीं था कि वह सब सोच समझकर मौत के कुएं में उतरे थे। पहले उस कुएं से बाहर निकलना जरूरी था। अपने रूम में जाने की अपेक्षा यादव ने चाय पीने का मन बनाया और लिफ्ट से नीचे आकर एक तरफ बनी कैंटीन की तरफ बढ़ा, परंतु ठिठक गया। उसका बात करने का मूड नहीं था और वह जानता था कि कैंटीन का कैशियर उससे गप्पे लगाने में दिलचस्पी रखता है। पलटकर वह हेडक्वार्टर के बाहर की तरफ बढ़ गया। हेडक्वार्टर से कुछ आगे एक रेस्टोरेंट था। यादव ने वहीं बैठकर कुछ वक्त बिताने का मन बनाया। कमिश्नर साहब ने उसे अपने रूम में ही रहने को कहा था। यह जानते हुए भी वह आधा पौन घंटा अकेले में बिताना चाहता था। सोचों में डूबा यादव रेस्टोरेंट तक पहुंचा ही था, भीतर प्रवेश नहीं कर पाया था। एक तेज रफ्तार से आती कार उसके करीब आकर रुकी। वह फुटपाथ पर चल रहा था। एकाएक इस तरह कार रुकने पर वह ठिठका और गर्दन घुमाकर देखा। ड्राइविंग सीट पर सोहनलाल बैठा था, पीछे वाली सीट पर जगमोहन। यादव ने पहले सोहनलाल को फिर जगमोहन को देखा। भाई साहब, चूंकि यादव सादे कपड़ों में था इसलिए जगमोहन ने लापरवाही भरे स्वर में कहा, यह बताइएगा, आपकी मेहरबानी होगी। जगमोहन के हाथ में कागज पकड़ा नजर आया। यादव फुटपाथ से उतरा, कार तक पहुंचा। खुली खिड़की पर रखे जगमोहन के हाथ से उसने कागज पकड़ना चाहा कि एकाएक जगमोहन खतरनाक स्वर में कह उठा, ओ यादव, डंडे की तरह खड़ा रहे, मेरा दूसरा हाथ भी देख ले। जगमोहन का दूसरा हाथ अपनी टांगों पर था जिसमें रिवॉल्वर दबी हुई थी। यादव के माथे पर बल पड़े। 2 पल तो वह कुछ समझ न पाया। मुंडी आगे करके देख, जगमोहन पुनः घुर्राया, या फिर मैं हाथ आगे करूं। कुछ कदम पीछे देवराज चौहान की कार रुकी हुई थी। वह इस बात के लिए तैयार था कि अगर बीच में आने की उसकी जरूरत पड़े तो वह फौरन हरकत में आ सके। देवराज चौहान नहीं चाहता था कि यादव उसे देखकर बिदक जाए। उसे इस बात का एहसास था कि पुलिस हेडक्वार्टर पास ही में है। देवराज चौहान की पैनी निगाह यादव पर टिकी थी।
यादव के चेहरे पर उलझन का भाव नजर आने लगा। कौन हो तुम? तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जगमोहन के चेहरे पर दरिंदगी उभरी। यादव के होंठ भींच गए। उसने गर्दन आगे करके भीतर झांका। जगमोहन के हाथ में रिवॉल्वर दबी नजर आई। यादव के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। उसने पीछे हटना चाहा। यही रुका रहे, ऐसे ही कान खोलकर मेरी बात सुन। जगमोहन शब्दों को चबाते हुए कह उठा, मैं जानता हूँ तेरे पास जेब में रिवॉल्वर है, वो बाहर नजर आ रहा है, लेकिन तेरे को रिवॉल्वर निकालने का मौका नहीं मिल पाएगा। तेरा हाथ जेब तक भी नहीं पहुंच पाएगा। उससे पहले ही तेरे चेहरे के चीथड़े उड़ जाएंगे। बोल, तेरा टन टन करूं? यादव वैसे ही चिटका रहा। नजरें जगमोहन के चेहरे पर जा टिकी। होंठ भीग चुके थे, आंखों में खतरनाक चमक भर आई थी। क्या चाहते हो? कौन हो तुम? यादव के पीछे होठ हिले। सड़क पर खड़े होकर तेरे को बताऊं कि मैं कौन हूँ? जगमोहन खतरनाक स्वर में गुर्राया। मैं क्या तेरे को यह दिखा रहा हूँ कि मेरे पास रिवॉल्वर है? पुलिस वाला होकर भी इशारा नहीं समझता। यादव के होठ भींचे हुए थे। मेरे को कैसे जानते हो? और फिर सवाल पूछता है। जगमोहन ने कार का दरवाजा खोलते हुए खतरनाक स्वर में कहा, शरीफों की तरह कार में बैठ, अपनी रिवॉल्वर जेब में ही रहने देना, और सुन, अपने दिमाग से निकाल दे कि तू पुलिस वाला है और कोई करतब दिखा सकता है। मुझे तो सीधे गोली मारने की आदत है। जल्दी कर, जल्दी, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करता। यादव को कोई और रास्ता नजर न आया। सब कुछ अचानक हो गया था, लेकिन उस वक्त उसका कहीं जाना भी ठीक नहीं था। कमिश्नर वर्मा को कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन वह इस बात से भी अनजान नहीं था कि जो व्यक्ति उसे धमका रहा है वो भी कम खतरनाक नहीं। उसके हाव भाव यही दर्शा रहे थे कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो यकीनन वह गोली चला देगा। मैं इस तरह तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तो क्या अपने बाप से पहले राय लेगा कि? मुझे बताओ तुम चाहते क्या हो? यादव ने हिम्मत करके पूछा। कुछ सवालों के जवाब यह तुम पर है। उन जवाबों को कितनी देर में देते हो? तुम्हारे को गोद में लेके लोरी सुनाने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। कार में बैठता है या कर दूं तेरी टन टना टन। होठ विजय यादव कार में जा बैठा। दरवाजा बंद कर लिया। सोहनलाल ने कार आगे बढ़ा दी। जगमोहन ने रिवॉल्वर की नाल यादव की कमर से सटा दी। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? यादव कठोर स्वर में बोला। चुप रह। जगमोहन का लहजा खतरनाक था। मैं तेरी जेब से रिवॉल्वर निकालने जा रहा हूँ, वह निकालने देना, बीच में खुजलाना मत। पीछे मौजूद देवराज चौहान ने भी अपनी कार पीछे लगा दी। जगमोहन ने यादव की जेब से रिवॉल्वर निकालकर सोहनलाल की तरफ बढ़ाई। सोहनलाल ने कार ड्राइव करते हुए रिवॉल्वर लेकर अपनी गोद में रख ली। यादव कुछ कहने लगा कि सोहनलाल बोल पड़ा, चुप, अबे चुप, कोई सवाल नहीं, ठिकाने पर पहुंचकर तेरे से बात करेंगे। मैं किसी जरूरी काम में व्यस्त हूँ और अभी हेडक्वार्टर पहुंचना जरूरी है मेरा। मैं तेरे से भी जरूरी काम कर रहा हूँ। जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा। चुपचाप बैठ जा, कुछ ही देर की बात है, उसके बाद तेरे जरूरी काम हम निपटा देंगे। इंस्पेक्टर यादव ने कठोर निगाहों से जगमोहन को घूरा। शायद तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि किसी पुलिस वाले से उलझना नहीं चाहिए। रिवॉल्वर के जोर पर जबरदस्ती पुलिस वाले को कार में बिठाकर ले जाना कानून का पाठ मत पढ़ाओ। जगमोहन ने रिवॉल्वर का दबाव उसकी कमर में बढ़ाया। जो पाठ मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आज के बाद सिर्फ उसे याद रखना। इंस्पेक्टर यादव ने खा जाने वाली पुलिसिया निगाहों से जगमोहन को घूरा। यादव के प्रति सतर्क जगमोहन ने रिवॉल्वर उसकी कमर से सटा रखी थी। देवराज चौहान ने कार रोकी और इंजन बंद करके सिगरेट सुलगाई, फिर कार से बाहर निकल आया। चेहरे पर सख्ती की परत उभर आई थी। सामने ही सोहनलाल का फ्लैट था। जगमोहन वाली कार वहां खड़ी थी। जाहिर था वह लोग इंस्पेक्टर यादव को भीतर ले गए थे। कष्ट लेता देवराज चौहान फ्लैट की तरफ बढ़ गया। यह तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? यादव को जब फ्लैट के भीतर ले जाया गया तो वह दांत बींचकर बोला, ज्यादा गुस्सा हमें मत दिखा। सोहनलाल ने यादव की ही रिवॉल्वर उसके गाल से लगाकर तीखे स्वर में कहा, बर्फ की मानिन लग कर कुर्सी पर बैठ जा, जरा आराम से बैठना, जमकर बैठना, कुर्सी कमजोर है, टूट गई तो खर्चा तेरे नाम पर चढ़ा दूंगा। कहने के साथ ही सोहनलाल ने उसकी बाह पकड़कर कुर्सी पर धकेल दिया। यादव समझ नहीं पा रहा था कि यह लोग कौन है और क्या चाहते हैं। उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि कमिश्नर वर्मा को उसकी जरूरत पड़ी तो तब क्या होगा। कैसा लग रहा है? जगमोहन ने जहरीले स्वर में कहा। यादव दांत पीस करके उठा, जब मैं तुम लोगों को इसी तरह पकड़कर ले जाऊंगा तो यही सवाल मैं तुम लोगों से तब पूछूंगा। इस वक्त तुम्हारी गोटी चल रही है, इसलिए गोटी की खैर है, गोली ना चले, इस बात की खैर मना। जगमोहन ने पूर्ववत स्वर में कहा, यह बात तू हमें बार बार मत समझा कि तू पुलिसिया है। हम जानते हैं कि तू पुलिसिया है, यह बात तेरे चेहरे पर लिखी है। इंस्पेक्टर यादव खा जाने वाली निगाहों से जगमोहन को देखता रहा। आखिर बोलो तो सही की बात क्या है? यादव झुंझलाए स्वर में बोला, तेरा। जगमोहन ने कड़वे व्यंग से भरे स्वर में कहा, बाप आ रहा है वह। तभी कदमों की आहट उनके कानों में पड़ी। उनकी नजरें दरवाजे की तरफ उठी। भिड़ा रखा दरवाजा खुला और देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। सोहनलाल ने तुरंत यादव वाली रिवॉल्वर जेब में डाली और आगे बढ़कर दरवाजा बंद करते हुए चिटकनी चढ़ा दी। यादव के सामने पहुंचकर देवराज चौहान ठिठका और कठोर नजरों से उसे देखने लगा। देवराज चौहान को एकाएक सामने
पाकर इंस्पेक्टर यादव हक्का बक्का रह गया था। मुंह खुल गया था, आंखें हैरानी से फैल गई। चेहरे के रंग को फीकेपन का झटका लगा। इसे हार्ट अटैक आ सकता है। सोहनलाल उसकी हालत देखकर व्यंग भरे स्वर में कह उठा। सोहनलाल की आवाज पर यादव का शरीर हिला। उसने खुद पर काबू पाने की चेष्टा की। देवराज चौहान करीब पड़ी कुर्सी पर बैठा और कश लिया। तुमने और तुम्हारे साथी पुलिस वालों ने यही सोचा होगा कि अब कभी मुझसे तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। मुझसे जितना काम लेना था ले लिया, दूसरे रास्ते पर लगा दिया। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर सपाट स्वर में कहा। इंस्पेक्टर यादव ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। कुछ कहोगे नहीं? देवराज चौहान का स्वर पहले जैसा ही था। यादव के मुंह से कोई शब्द ना निकला। तुम लोगों ने मुझे फंसाया इस बिना पर कि मुझे सतीश मेहरा का हत्यारा बनाकर मदन कुमार मेहरा के सामने कर दोगे और मेहरा अपने भाई के हत्यारे को बुरी मौत मारेगा, जबकि मदन कुमार मेहरा का कोई भाई है ही नहीं। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। अपनी योजना के मुताबिक महेश टंडन को बादशाह के नाम से मेरे साथ कर दिया, जबकि वह तुम लोगों का साथी एसीपी महेश टंडन था। यादव ने पुनः सूखे होठों पर जीभ फेरी। पूजा मेहरा का अपहरण करके दिखावे के तौर पर एसीपी सूरज मल्होत्रा मेहरा को फोन करता रहा और हकीकत में मेहरा स्टेट में था ही नहीं। यह सब मुझे बेवकूफ बनाने के लिए किया गया और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए टंडन पूजा मेहरा को लेकर गायब हो गया। तब मुझसे कहा गया कि मेरे साथी ने तुम लोगों का सारा प्लान खराब कर दिया। उसके बाद तुम लोग वहां से इस तरह चले गए जैसे कि सारा मामला खत्म हो गया है, जबकि तुम लोगों की योजना जारी रही, लेकिन मुझसे उस समय पीछा छुड़ा लिया ताकि मैं तुम लोगों की योजना में बाधा न बन सकूं। जबकि पूजा मेहरा की जिम्मेवारी मैंने ले रखी थी, क्योंकि उसका अपहरण मैंने किया था और मैं नहीं चाहता था कि मेरे द्वारा अपहरण किए गए अपहृत इंसान पर खामखा में कोई आ जाए। यादव का चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैं सारा मामला जानना चाहता हूं कि तुम सब पुलिस वाले किस चक्कर में हो। देवराज चौहान का लहजा सर्द था। और पूजा मेहरा के साथ तुम लोगों ने क्या सलूक किया, वह है कहाँ? मैं उसे वापस सही सलामत पाना चाहता हूँ। मेरे हर सवाल का जवाब बिना पूछे देते जाओ। इंस्पेक्टर यादव का चेहरा और भी फक पड़ गया। देवराज चौहान उसकी आंखों में झांकता रहा। अबे मुंह से कुछ फूट। जगमोहन दांत भींचकर उसके करीब पहुंचता हुआ बोला। यादव ने घबराकर जगमोहन को देखा, फिर देवराज चौहान से कह उठा, मैं नहीं बता सकता। क्यों? देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती आ गई। मैं कुछ नहीं बता सकता। यादव ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तभी जगमोहन का जोरदार तमाचा यादव के गाल पर पड़ा। यादव कुर्सी सहित नीचे गिरने लगा कि सोहनलाल ने फौरन कुर्सी संभाल ली। संभल के? सोहनलाल व्यंग भरे स्वर में कह उठा, कुर्सी टूटी तो खर्चा तेरे नाम। देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती दिखाई दे रही थी। इंस्पेक्टर हरीश यादव के चेहरे पर मरो जैसे भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। बोलेगा नहीं? जगमोहन ने भीचे स्वर में कहा। यादव ने पुनः सूखे होठों पर जीभ फेरकर देवराज चौहान को देखा। मेरा यकीन करो, यादव के चेहरे से लग रहा था जैसे उसकी सांस रुक रही हो। मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे सकता। मैं? क्यों? देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सिगरेट नीचे फेंकी और जूते से मसलते हुए बोला, क्यों नहीं दे सकते? यादव का चेहरा फक। अब मैं तुमसे ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका जवाब तुम दे सकते हो। देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। वह मेरी जान ले लेंगे, मेरे परिवार को खत्म? नहीं, मैं तुम्हें। तुम किन लोगों की बात कर रहे हो? देवराज चौहान ने आंख सिकोड़कर पूछा। यादव के होठ चिपक गए। जवाब दो। यादव ने फक चेहरे को इनकार के भाव में सिले लाया। मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जान की गारंटी लूं तो? नहीं। इंस्पेक्टर यादव कांप करके उठा। मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाला। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, जाने दो। मैं तो कहूंगा कि तुम भी इस मामले से दूर हट जाओ। प्लीज मेरी बात मान लो। देवराज चौहान की नजरें जगमोहन से मिली। सोहनलाल के होठ सिकुड़ गए। देवराज चौहान समझ गया कि जितना वह सोच रहा है मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इस हद तक कि पुलिस इंस्पेक्टर होकर भी यादव कांप रहा है। वह लोग क्या कर रहे हैं इस बारे में यादव एक शब्द कहने को भी राजी नहीं। देवराज चौहान के चेहरे पर एकाएक सख्ती के भाव उभर आए। जगमोहन, हाँ, यह मुंह खोलने कुछ बताने को राजी नहीं और हमें हर हाल में सब कुछ जानना है। देवराज चौहान के स्वर में जहां भर की कठोरता नाच रही थी। जगमोहन के दांत भींचते चले गए। यह मुंह खोल देगा। नहीं। इंस्पेक्टर यादव खौफ भरे स्वर में क्या उठा। इसे तैयार करो कि जो मैं पूछूं उस हर बात का यह जवाब देगा। ऐसा मत करो तुम। यादव का चेहरा पीला होकर लटकने लगा। देवराज चौहान ने जगमोहन और सोहनलाल को देखा। इस बात का भी ध्यान रखना कि यह किसी भी कीमत पर मरने न पाए। पुलिस वाले की जान लेने जैसा जुर्म ना तो हमने कभी किया है और ना ही करेंगे। देवराज चौहान की नजरें यादव पर जा टिकी। लेकिन मैं जो जानना चाहता हूँ उन बातों को भी यह बता दे। सोहनलाल कहर भरे स्वर में कह उठा। जो तुम जानना चाहते हो यह उससे एक लाइन ज्यादा ही बताएगा। नहीं। यादव कांपता सा कह उठा। मैं कुछ नहीं बताने वाला। मैं कुछ नहीं। इसके मुंह में कपड़ा ठूसो। जगमोहन ने क्रूरता भरे स्वर में कहा। मैं नहीं चाहता कि इसकी चीखें लोगों को सुनाई पड़े और
वह इसे अस्पताल ले जाने का इंतजाम करने लगे। सोहनलाल कपड़ा ले आया। यादव ने छटपटाकर उठना चाहा। जगमोहन ने रिवॉल्वर निकालकर उसकी नाल सिर पर रख दी। यादव के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसे फांसी की सजा के लिए तैयार किया जा रहा हो। जगमोहन ने यादव का मुंह खोला और सोहनलाल ने मुंह में कपड़ा ठूस दिया। सिर पर रिवॉल्वर लगे होने के कारण खौफ से यादव चाहकर भी चीख ना सका। मुंह में कपड़ा जाते ही यादव की आंखें खौफ से फैल गई। जगमोहन ने रिवॉल्वर जेब में रखी। इसकी जान नहीं जानी चाहिए, देवराज चौहान ने जैसे उसको याद दिलाने की चेष्टा की और आगे बढ़कर दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल गया। दरवाजा बंद कर सोहनलाल, जगमोहन खतरनाक स्वर में कह उठा। फिर मैं तुझे इस इंस्पेक्टर का तमाशा दिखाता हूँ। सोहनलाल ने फौरन आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। घंटे भर बाद देवराज चौहान वापस लौटा। जगमोहन कुर्सी पर आंखें बंद किए पुष्ट से सिर टिकाए बैठा था। सोहनलाल चारपाई पर लेटा गोली वाली सिगरेट फूकने में व्यस्त था। दरवाजा सोहनलाल ने ही खोला था। भीतर आते ही दोनों पर नजर मारने के पश्चात उसकी निगाह यादव पर जा टिकी। इंस्पेक्टर यादव के बुरे हाल हो रहे थे। यादव कुर्सी पर निढाल पड़ा था, जैसे शरीर में जान ही न हो। सिर के बाल बेतरतीब से बिखरे हुए थे। चेहरे पर जगह जगह भरपूर ठुकाई के निशान थे, जहां से खून भी निकला हुआ नजर आ रहा था। एक आंख पर शायद घुसा पड़ा था, जो कि सूजकर लाल हुई पड़ी थी। कमीज फटी हुई थी और सीने पर भी जख्मों के निशान नजर आ रहे थे। उस वक्त अगर यादव को कहा जाता कि तेजी से एक साथ 4 कदम उठा ले तो किसी भी हाल में वह ऐसा ना कर पाता। उसकी इस हालत के बाद सिर्फ बेहोश होना और उसके बाद मरना ही बाकी बचा था। वह गहरी गहरी सांसें ले रहा था, सीना जोरों से उठ बैठ रहा था। देवराज चौहान को आया पाकर भी यादव ठीक से उसे देख न सका। बंदा तैयार है, सोहनलाल दांत दिखाकर बोला और कुर्सी सरका दी। बैठो, जिस जानकारी की नहीं भी जरूरत वह भी बता देगा, फटाफट रेल की तरह बताएगा। जगमोहन गहरी सांस लेकर सीधा होकर बैठ गया। देवराज चौहान कुर्सी पर बैठा और गंभीर निगाहों से यादव को देखा। अपनी हालत के तुम खुद ही जिम्मेदार हो, देवराज चौहान ने कहा। अगर पहले ही मुंह खोल देते, मेरी बातों का जवाब दे देते तो यह हाल न होता। यादव ने हिलने की कोशिश की तो होठों से पीड़ा भरी कराह निकल गई। उसने आंख खोलकर देवराज चौहान को देखा, लेकिन सुर्ख हो रही आंख पूरी न खुल सकी। तुम नहीं समझोगे, मेरा मुंह खोलना कितना खतरनाक हो जाएगा, वह धीमे किंतु पीड़ा भरे स्वर में कह उठा। अब तुम बताने जा रहे हो तो यह बात भी समझ में आ जाएगी कि क्या कितना खतरनाक है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा और सिगरेट सुलगा ली। यादव थकी और चिंता भरी निगाहों से कई पलों तक देवराज चौहान को देखता रहा। देवराज चौहान की निगाह यादव पर टिकी थी। देवराज चौहान, यादव ने पीड़ा भरे स्वर में कहा, प्लीज कुछ मत पूछो, मैं चुप। जगमोहन एकाएक खड़े होकर गुर्राया, फिर वही टेंटे। सोहनलाल? हाँ। सोहनलाल फौरन आगे बढ़ा। असर कम हो गया लगता है, चढ़ा दे, जगमोहन ने दांत भींचकर कहा। यादव ने फौरन किसी तरह अपना हाथ उठाया। मेरी बात नहीं मानते तो बता दूंगा, यादव ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। लेकिन जो मैं कहने वाला हूं उस पर फिर से गौर कर लेने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। लेकिन गौर करने का काम फिर कभी करेंगे। इस वक्त तेरे से जो पूछा जा रहा है सिर्फ उसका जवाब दे। अपने सवालों को फिर से दोहराऊं या याद है तुम्हें कि क्या बताना है? देवराज चौहान ने कहा। इंस्पेक्टर यादव ने हौले से सिर हिलाया। कोई भी बात रह ना जाए, बिना कुछ पूछे सब कुछ बताते चले जाओ, देवराज चौहान ने कहते हुए कश लिया। एक भी शब्द झूठ कहा तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा तुम्हारे लिए। इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें झूठ जुड़ा हो। देवराज चौहान उसे देखता रहा। जगमोहन और सोहनलाल की नजरें भी यादव पर थी। यादव ने मुंह खोला। हमने जो कुछ किया और जो आगे भी कर रहे हैं, इस सारे काम को हमने ऑपरेशन बादशाह का नाम दिया है। यादव सब कुछ बताता चला गया। देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाल, इंस्पेक्टर हरीश यादव की बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। कई पलों तक उनके मुंह से कोई शब्द न निकला। यादव ने ऑपरेशन बादशाह के बारे में सब कुछ बता दिया था। सब कुछ कह चुकने के बाद यादव का चेहरा फक्क हुआ पड़ा था, जैसे उसमें जान ही ना बची हो। यह तो बहुत ही खतरनाक मामला है, जगमोहन गहरी सांस लेकर बोला। खतरनाक ही नहीं, देवराज चौहान ने शब्दों को चबा कर कहा, बहुत ही खतरनाक और दरिंदगी से भरा मामला है। पुलिस वालों से ऐसी आशा नहीं थी। जो कर रहे हैं वह नहीं होना चाहिए, इस काम को रोकना पड़ेगा। नहीं, यादव गहरी सांस लेकर बोला, तुम इस मामले में मत आओ। वह शट अप, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। मैं इस मामले में आया ही कब था? तुम लोगों ने ही मुझे इस मामले में घसीटा था, जबरदस्ती और धोखेबाजी से घसीटा था। सांप को अपने गले में डालना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बाद में उसके बल खोलना असंभव सा हो जाता है। तुम लोगों ने ही इस खेल की शुरुआत मेरे साथ की थी और अब तुम लोगों के साथ इस खेल का अंत मैं करूंगा। यादव मरो की तरह लगने लगा। तुम क्या करोगे? यादव ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी के गहरे भाव उभरे। मैं तुम लोगों का लानत से भरा ऑपरेशन बादशाह पूरा नहीं होने दूंगा। देवराज चौहान का चेहरा बहुत ही खतरनाक लगने लगा था। जो मंसूबे तुम लोगों ने पाल रखे हैं वह कभी भी पूरे होने नहीं दूंगा। सब पुलिस वालों का क्या होगा मैं नहीं जानता,
यह बात तो तय है कि अगर तुम लोग वर्दी वाले नहीं होते तो तुम सबको ऐसी मौत मारता कि तुम्हारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सीधा हो जाता। भविष्य में अगर कोई गलत काम करने की सोच रहा होता तो वह भी जिंदगी भर शराफत से चलने की कसम खा लेता। यादव का मारा चेहरा देखने लायक था। सोहनलाल ने आगे बढ़कर यादव के घायल चेहरे पर जोरदार घूसा धरा। दिल तो बहुत कर रहा है कि तेरी सेवा करूं, सोहनलाल ने कड़वे स्वर में कहा, लेकिन यह सोचकर चुप हूं कि तेरी जो हालत है उस पर एक हाथ भी तेरे लिए भारी हो सकता है। देवराज चौहान ने सोच भरे अंदाज में कश लिया। सोहनलाल, हाँ, तुम इसका ध्यान रखना और किसी भी हालत में इसे यहाँ से बाहर नहीं निकलने देना। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा, पहले मैं ऑपरेशन बादशाह को बेकार कर दूं, उसके बाद ही इसके बारे में सोचेंगे। चिंता ना करो, सोहनलाल ने कड़वे स्वर में कहा, इसे मैं कुर्सी पर ही बांधे रखूंगा, बंदे बंदे भले ही यह मर जाए, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। देवराज चौहान ने मौत की सी निगाहों से हरीश यादव को देखा। हमारी कस्टडी में पुलिस वाला नहीं मरना चाहिए। सोहनलाल दांत भींचकर यादव को देखने लगा। आओ, देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा। देवराज चौहान और जगमोहन बाहर निकल गए। सोहनलाल ने कहर भरी निगाहों से यादव को देखा, फिर कमरे से ही नायलॉन की पतली सी डोरी तलाश की। इस दौरान यादव भाग सकता था, दरवाजा खुला था। यादव ने सोचा भी, उठने की कोशिश भी की, परंतु यादव के शरीर में इतना दम नहीं बचा था कि वह फुर्ती दिखा पाता। जगमोहन ने उसकी पिंडलियों पर जूते की जबरदस्त ठोकरें मारी थी, जिसकी वजह से वहां बेपनाह दर्द हो रहा था। यादव सोचता ही रह गया और सोहनलाल डोरी लिए उसके सिर पर जा पहुंचा। बेटे, सोहनलाल ने दांत भींचे, अब तू मेरे हवाले है। और देवराज चौहान बेशक यह नहीं चाहता कि उसके पुलिस रिकॉर्ड में पुलिस वाले की हत्या भी दर्ज हो, लेकिन मुझे अपने रिकॉर्ड की परवाह नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों को भी मेरी परवाह नहीं है, समझा क्या? सोहनलाल ने तीखे स्वर में कहा। यादव को कुर्सी पर ही बांधता चला गया, फिर दरवाजा भीतर से बंद करके चारपाई पर जा लेटा। यादव के चेहरे पर पीड़ा के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई और तगड़ा कश लिया। इंस्पेक्टर हरीश यादव ने उसे देखा तो सोहनलाल आंख दबाकर गर्दन को हल्का सा झटका देकर मस्त राम वाले अंदाज में क्या उठा, चलता है क्या? यादव ने गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। हरामजादा ऑपरेशन बादशाह की दौड़ में शामिल होता है, सोहनलाल कड़वे स्वर में बड़बड़ा उठा। देवराज चौहान तेज रफ्तार से कार दौड़ा रहा था। उसके होठ भींचे हुए थे। जगमोहन उसकी बगल में बैठा था। चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। जगमोहन ने देवराज चौहान के चेहरे पर नजर मारी। अब क्या करना है? जगमोहन ने पूछा। कह तो चुका हूं कि हर हाल में ऑपरेशन बादशाह को नेस्तानाबूद करना है। देवराज चौहान ने शब्दों को चबा कर कहा। लेकिन कैसे? देखते हैं। अब कहां चल रहे हो? जगमोहन ने बेचैनी से पहलू बदला। वहां जहां सब इंस्पेक्टर त्रिवेदी और गुलाटी जमे हुए हैं, जो टंडन और पूजा मेहरा पर नजर रखे हैं, जहां के बारे में यादव ने हमें बताया था। देवराज चौहान ने पूर्ववत लहजे में कहा। दोनों सब इंस्पेक्टर को पकड़ना है? जगमोहन के होठों से निकला। नहीं। तो फिर फ्लैट के भीतर? नहीं। देवराज चौहान ने जगमोहन की बात काटी। हमने किसी के काम में दखल नहीं देना है। अगर अब बीच में आ गए तो ऑपरेशन बादशाह पूरी तरह नाकाम नहीं हो सकेगा, जबकि मैं इन पुलिस वालों को अच्छी तरह सबक सिखा देना चाहता हूँ। जगमोहन ने उलझन भरी निगाह से देवराज चौहान को देखा। मैं समझा नहीं कि तुम। हम उस फ्लैट पर नजर रखेंगे जहां टंडन और पूजा है, और उन दोनों सब इंस्पेक्टरों पर नजर रखेंगे जो उस फ्लैट पर नजर रखे हैं। देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। जो होगा हम देखते रहेंगे, और जब यह लोग ऑपरेशन बादशाह के अंतिम कदम पर होंगे तब हम बीच में आएंगे कि इन लोगों का सारा प्लान नेस्तानाबूद कर दें। जगमोहन के चेहरे पर व्याकुलता उभरी। बहुत खतरनाक कदम है ये, इन लोगों के काम के बीच में आने का। तुम समझ सकते हो कि क्या हो सकता है हमें पुलिस वालों का मुकाबला करना पड़े, और कोई पुलिस वाला हमारी गोली से मर भी सकता है, और हम भी उनकी गोली का निशाना बन सकते हैं। देखा जाएगा। देवराज चौहान ने दांत बेचकर कहा। लेकिन मैं इनका ऑपरेशन बादशाह पूरा नहीं होने दूंगा। अपनी खतरनाक सोचों को यह पुलिस वाले अंजाम नहीं दे सकेंगे। जगमोहन कुछ ना बोला। चेहरे पर सोचों के भंवर मंडरा रहे थे। कुछ देर बाद देवराज चौहान ने कार की स्पीड धीमे करते हुए कहा। यादव ने जिस फ्लैट के बारे में बताया था वह अब आसपास ही होना चाहिए। नंबर के दम पर फ्लैट को तलाश करने से बेहतर है कि ऐसी किसी कार पर नजर रखो जिसमें दो इंसान बैठे हो। मैं दोनों को चेहरे से अच्छी तरह जानता हूँ। कार बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। करीब 10 मिनट बाद देवराज चौहान ने कार के ब्रेक लगा दिए। वह देखो, देवराज चौहान की नजरों ने काफी आगे सड़क के किनारे एक अपार्टमेंट के सामने खड़ी कार को देखते हुए कहा। मैं उस कार को पहचानता हूँ। जब मुझे टंडन के साथ पुलिस वालों ने घेरा था तो ऐसी ही एक कार को पुलिस वालों ने इस्तेमाल किया था। जगमोहन के होठ सिकुड़े। मैं तुम्हें दोनों सब इंस्पेक्टरों का हुलिया बताता हूँ। मेरा सामने जाना ठीक नहीं। वह मुझे पहचान गए तो सतर्क हो सकते हैं। तुम जाओ और इधर उधर का फेरा मारते हुए देखो कि उस कार में कोई बैठा है तो वह इस हुलिये के मुताबिक लोग हैं। कहकर देवराज चौहान ने दोनों सब इंस्पेक्टरों का हुलिया बताया। जगमोहन ने सिर हिलाया और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए आगे बढ़ गया। देवराज चौहान ने कार का इंजन बंद किया और सिगरेट सुलगा ली। उसकी सोच भरी निगाह जाते जगमोहन पर थी, चेहरे पर कठोरता।
10-12 मिनट बाद जगमोहन वापस लौटा और कार में बैठते हुए बोला, वही दोनों कार में है जिनका हुलिया तुमने बताया था। वैसे भी वह दोनों चेहरे से ही पुलिसिये लग रहे हैं। देवराज चौहान ने कार पर नजरें टिकाए कस लिया। अब इन पर नजर रखें, जगमोहन बोला। देवराज चौहान ने कार स्टार्ट की और ठीक जगह कार खड़ी करके इंजन बंद किया। वह दोनों सब इंस्पेक्टर अब उनकी कार को दूर से भी नहीं देख सकते थे। तुम, देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा, घूम फिर कर उस नंबर वाले फ्लैट को भी देखाओ जिसमें टंडन और पूजा मेहरा है, जो नंबर यादव ने बताया था। उसके बाद हम यहीं पर रहेंगे। कार में मौजूद दोनों सब इंस्पेक्टर और उस फ्लैट पर भी निगाह रखेंगे। जब तक कि ये लोग हरकत में नहीं आते तब तक हम यहीं रहेंगे। इस काम में 1 दिन लगे या फिर 10 दिन। जगमोहन ने सिर हिलाया और अल्पना वाले फ्लैट को तलाश करके उसको नजरों में लेने के लिए कार से निकला और लापरवाही भरे अंदाज में आगे बढ़ गया। रात के 10 बज रहे थे। अल्पना ने शाम को ही डिनर तैयार कर लिया था और अब तीनों डिनर के बाद चाय पी रहे थे। रूम में टीवी ऑन था, परंतु किसी की भी निगाह टीवी पर नहीं थी। चाय के प्याले में पहला घूंट लेते ही अल्पना ने पूजा मेहरा से कहा, क्या बात है, जब से तुम आई हो कुछ उलझी उलझी लग रही हो। अल्पना ने महेश टंडन पर नजर मारी। कुछ ऐसा ही मिस्टर राजन के चेहरे से महसूस हो रहा है। पूजा मेहरा ने टंडन के चेहरे पर नजर मारी, फिर मुस्कुराकर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है अल्पना। झूठ मत बोल, मैंने जो कहा है बहुत सोच समझ कर कहा है, अल्पना बोली। टंडन ने चाय का घूंट लेते हुए शांत निगाहों से अल्पना को देखा। मुझे नहीं बताओगी कि बात क्या है, अल्पना ने पुनः कहा। पूजा मेहरा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि फोन की घंटी बज उठी। अल्पना ने चाय का प्याला टेबल पर रखा और आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। हेलो, अल्पना ने कहा और दूसरे ही पल क्या उठी। नमस्कार अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। जी हाँ, बहुत देर बाद आपकी आवाज सुनी। अंकल, अब तो मेरी शादी हो गई है, आपको हर हाल में आना होगा। नहीं आएंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। नाराज हो गई तो आपकी एस्टेट में कभी नहीं आऊंगी। और एस्टेट का जिक्र आते ही पूजा मेहरा और महेश टंडन चौंके। दोनों की नजरें मिली। अल्पना बात करती जा रही थी। टंडन ने फौरन पूजा को इशारा किया। पूजा समझ गई थी कि उसके पापा मदन कुमार मेहरा का फोन है। उसने जल्दी से चाय का प्याला रखा और उठी। तभी अल्पना ने बात करते हुए पूजा को देखा। पूजा ने फौरन इशारे से अल्पना को समझाया कि वह यहाँ नहीं है। पूजा के इशारे पर पहले तो अल्पना कुछ उलझी, फिर समझने वाले भाव में सिर हिला दिया। मम्मी पापा तो है नहीं अंकल, वह शादी में गए हैं। क्या अंकल? पूजा कहते हुए अल्पना की गंभीर नजरें पुनः पूजा की तरफ उठी। टंडन के होठ भींच गए। पूजा की गंभीर निगाह अल्पना पर थी। पूजा ने फिर उसे इशारे से समझाया कि फोन पर यही कहे कि वह यहाँ पर नहीं है। नहीं अंकल, अल्पना ने कह दिया। पूजा तो यहाँ नहीं आई। क्या हुआ? आप पूजा के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या पूजा का अपहरण हो गया? ओह, अल्पना की उलझन भरी निगाह फिर पूजा की तरफ उठी। नहीं अंकल, पूजा तो यहाँ नहीं है। जरूर अंकल, पूजा यहाँ आई या मुझे कहीं मिली तो मैं आपको जरूर खबर दूंगी। पूजा जब मिल जाए तो मुझे जरूर खबर दीजिएगा। वैसे मैं बीच में फोन करती रहूंगी, मुझे खुद पूजा की बहुत चिंता हो रही है। ओके अंकल, बाय। अल्पना ने रिसीवर रखा और उलझन भरी निगाहों से पूजा को देखा, टंडन को देखा। यह मैं क्या सुन रही हूँ पूजा? तुम्हारे पापा का फोन था, बहुत परेशान लग रहे थे। कह रहे थे कि किसी ने तुम्हारा अपहरण कर लिया है, लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हारा अपहरण नहीं हुआ, अपनी मर्जी से तुम यहाँ हो। और फिर तुमने मुझे यह बताने को मना क्यों किया कि तुम यहाँ हो? बात क्या है? तुम क्या कर रही हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? मुझे तो लगता है जैसे तुम मेरे यहाँ छिपी बैठी हो। कहते हुए अल्पना की गंभीर नजरें महेश टंडन पर गई। और यह मिस्टर टंडन कौन है? जब भी मैं इनके बारे में पूछती हूँ तुम बात बदल देती हो। मैं तो अल्पना, पूजा मेहरा ने गंभीर स्वर में कहा। अल्पना गंभीर निगाहों से उसे देखने लगी। तेरी चाय ठंडी हो रही है, बैठते हुए पूजा मेहरा ने गंभीर स्वर में कहा। मैं मेरे पास आकर बैठ, चाय पी। उलझन में फंसी अल्पना पास आकर बैठी और चाय का प्याला थाम लिया। टंडन के चेहरे पर स्पष्ट बेचैनी नजर आ रही थी। अल्पना का चेहरा पूजा की तरफ घुमा। तू मेरी बहुत पुरानी और खास सहेली है, पूजा ने गंभीर और अपनेपन से कहा। मेरी कोई भी बात तेरे से छिपी नहीं है, तो क्या अब कोई बात तेरे से छिपाऊंगी? छिपा तो रही है। नहीं, ऐसा मत कह, पूजा ने सिर हिलाया। मैं कुछ नहीं छिपा रही। छिपाना होता तो इस तरह तेरे पास आती ही क्यों? तेरे को कोई बात पता ही ना लगने देती। लेकिन मेरी बात सुनती रहे, पूजा ने पूर्ववत लहजे में टोका। मैं और मिस्टर टंडन किसी खास मिशन पर काम कर रहे हैं। अगर पापा को पता चल गया तो वह हमें रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं अभी उनको नहीं बताना चाहती कि मैं कहां पर हूं। और ठीक है, अल्पना ने टोका, लेकिन मुझे तो बता सकती है ना कि तुम लोग क्या कर रहे हो। और हाँ, तुम्हें बता देने में मुझे कोई ऐतराज नहीं, पूजा ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन आज की रात बीत जाने दे, कल सुबह सब कुछ बता दूंगी। हैरानी है, एक रात में ऐसा क्या हो जाएगा जो मैं नहीं जानती कि क्या हो जाएगा, लेकिन रात बीत जाने दे। पूजा के स्वर में आग्रह था। अल्पना ने गहरी निगाहों से पूजा को देखा, फिर सहमति भरे ढंग में सिर हिला दिया। ठीक है। वह लोग चाय पीते रहे, खामोशी छाई रही। चाय समाप्त करते हुए अल्पना बोली, सोने के लिए नहीं चलना क्या? वक्त बहुत हो गया, तू चल, मैं अभी आती हूँ, पूजा ने सोच भरे स्वर में कहा।
बिना कुछ कहे चाय के प्याले उठाते वह किचन की ओर बढ़ गई। टंडन और पूजा मेहरा की नजरें मिली। मिस्टर टंडन, पूजा मेहरा ने गंभीर स्वर में कहा, पापा का फोन आया था, मेरी तलाश में। वह हर जगह भागदौड़ कर रहे हैं। फोन के बदले वह खुद भी यहाँ आ सकते थे, तब क्या होगा? हो सकता है इत्तेफाक से अभी आ जाए। यह ठीक है कि पापा को मेरी परवाह नहीं, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए तो वह मुझे तलाश करेंगे ही। टंडन ने सिगरेट सुलगा कर कस लिया। पूजा गंभीर नजरों से टंडन को देख रही थी। मैं समझ रहा हूँ कि खतरा बढ़ रहा है। महेश टंडन का स्वर गंभीर था। मैं आज रात ही जाता हूँ उन सबूतों को लेने के लिए। इसके लिए मुझे कार की जरूरत पड़ेगी। कार अल्पना के पास है? ठीक है। टंडन ने घड़ी पर निगाह मारी। 11 बज रहे थे। मैं अभी निकल जाता हूँ, लेकिन उन सबूतों को लेकर मैं यहाँ नहीं आऊंगा। हमें कहीं और मिलना होगा। क्या मतलब? पूजा मेहरा के स्वर में उलझन के भाव उभरे। मैं सावधानी वश ऐसा कह रहा हूँ, टंडन ने गंभीर स्वर में कहा। मेहरा के खिलाफ उन सबूतों के हाथ में आते ही हमें फौरन हरकत में आना होगा। पूजा मेहरा ने सोच भरे स्वर में सिर हिलाया। क्या तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन सुबह निकलने वाले अखबार में वह सबूत छप जाएंगे? टंडन ने एकाएक पूछ लिया। हाँ। पूजा मेहरा के होठ भींचकर, मैं अब भी अखबार में बात करती हूँ। फ्रंट पेज पर जगह छोड़ने के लिए कह देती हूँ, और कह देती हूँ कि खास खबर छापने की तैयारी पूरी रखे। हो सकता है उन लोगों को भी तुम्हारे अपहरण की खबर मिल गई हो, और अखबार का मुख्य एडिटर मेरा खास आदमी है। पूजा मेहरा ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। मैं समझा दूंगी उसे, वह इस बात को लीक आउट नहीं करेगा। टंडन ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। तुम क्या कह रहे थे कि कहीं और मिलेंगे? पूजा मेहरा ने पूछा। रात के 11 बज रहे हैं, मैं उन सबूतों को लेकर आऊं, फिर यहाँ से हम एक साथ उस अखबार के दफ्तर पहुंचे, ऐसे में तो बहुत वक्त बर्बाद हो जाएगा। पूजा मेहरा टंडन को देखती रही। तुम अब से ठीक 2.5 घंटे बाद 2 बजे मुझे समुद्र के तट पर मिलना, जो जुहू बीच पर पड़ता है, और वहां नारियल पानी बेचने वालों की 2-3 पक्की हट बनी हुई है। तुम आसानी से उस जगह को तलाश कर लोगी, क्योंकि सिर्फ उसी हिस्से में रेत पर बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं। टंडन ने पूजा मेहरा को देखा। पहुंच जाओगी ना वहां? हाँ। पूजा मेहरा ने सिर हिलाया। पहुंच जाऊंगी। 2.5 क्या, मैं 1.5 घंटे बाद वहीं मिलूंगी। तुमने जहां से सबूत लाने हैं वहां खतरा तो नहीं? पूजा मेहरा ने पूछा। महेश टंडन अजीब से भाव में मुस्कुराया। कोई मिल गया तो दिक्कत आ सकती है, खतरा नहीं, लेकिन अब जो भी होगा मैं देख लूंगा। ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। मैं इस जंजाल से मुक्ति पा लेना चाहता हूँ। तभी अल्पना ने भीतर प्रवेश किया। पूजा मेहरा ने अल्पना से कहा, कार की चाबी देना, मिस्टर टंडन ने कहीं जाना है। तुम इन्हें अपनी कार तक छोड़ भी आओ। अल्पना ने टंडन को देखा, फिर सिर हिलाकर पलटकर दूसरे कमरे में चली गई। तुम तट पर कैसे पहुंचोगी? तभी अल्पना वहां पहुंची और टंडन से बोली, आइए मिस्टर टंडन। टंडन अल्पना के साथ बाहर निकल गया। पूजा मेहरा के चेहरे पर सोच और गंभीरता के भाव नाच रहे थे। उनके जाने के बाद वह सोफा चेयर पर बैठी और पुष्ट से सिर लगाकर आंख बंद कर ली। सब इंस्पेक्टर नीरज गुलाटी और किशोर त्रिवेदी ने महेश टंडन को कार में बैठते और फिर कार आगे बढ़ाते देखा तो उनके होठ भींच गए। दोनों की चमक भरी नजरें मिली। काम शुरू। गुलाटी टंडन वाली कार की टेल लाइट को देखता हुआ क्या उठा। वह अकेला है? मेहरा की बेटी? त्रिवेदी के होठों से निकला। यह सोचने का वक्त नहीं है। गुलाटी ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। टंडन की कार नजरों से दूर हो गई तो हमारी गर्दन शहर की सड़कों पर लुढ़की होगी। अगले ही पल गुलाटी की कार आगे बढ़ गई। त्रिवेदी सतर्क होकर बैठ गया था। कार टंडन की कार के पीछे लग चुकी थी। तब जगमोहन कार की पिछली सीट पर लेटा हुआ था और देवराज चौहान कार की बॉडी के साथ टेक लगाए कश ले रहा था। जब टंडन कार में चला था, दूर होने की वजह से देवराज चौहान कार में बैठे टंडन को तो नहीं पहचान पाया था, लेकिन जब गुलाटी और त्रिवेदी की कार को स्टार्ट होते और उस कार की हेडलाइट टेल लाइट ऑन होते देखा तो सतर्क हो उठा। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि शायद जो कार पहले गई है उसमें टंडन और मेहरा की बेटी हो। देवराज चौहान जल्दी से कार में बैठा और कार स्टार्ट की। जगमोहन फौरन संभल कर बैठ गया। क्या हुआ? जगमोहन के होठों से निकला। तब तक गुलाटी और त्रिवेदी वाली कार का आगे बढ़ना शुरू हो गया था। शायद कुछ होने वाला है। देवराज चौहान ने दांत बीच कर कहा और कार आगे बढ़ा दी। कैसे? जगमोहन की निगाह आगे दिखाई दे रही गुलाटी त्रिवेदी की कार पर जा टिकी। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। टंडन और पूजा मेहरा बाहर निकले? जगमोहन ने पूछा। कह नहीं सकता। देवराज चौहान के होठ बीचे हुए थे, लेकिन आगे से एक कार के जाने पर ही सब इंस्पेक्टर की कार आगे बढ़ी है। स्पष्ट है कि उस कार में टंडन और मेहरा की बेटी होनी चाहिए। बिना उनके तो यह पुलिस वाले हिलने से रहे। इसका मतलब कि ये लोग ऑपरेशन बादशाह को अंजाम देने वाले हैं। जगमोहन के होठ बीच गए। हो सकता है। देवराज चौहान के होठ बीच गए। देवराज चौहान आगे वाली कार की अपेक्षा पुलिस वालों की कार पर नजर रख रहा था। एसीपी महेश टंडन ने सामान्य रफ्तार से कार चलाता हुआ 45 मिनट के बाद पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा और पार्किंग में जाकर कार रोकी। इंजन लाइट ऑफ करके कार में बैठे ही बैठे सतर्कता भरी निगाह हर तरफ डाली। 2 मिनट तक वह कार में ही बैठा रहा। रात के 12 बज रहे थे। हेडक्वार्टर में दिन और शाम जैसी चहल पहल नजर नहीं आ रही थी। बहुत ही कम लोगों का आना जाना था। पुलिस वाले ही नजर आ रहे थे, वह भी कम ही थे। महेश टंडन कार से बाहर निकला और बेहद सामान्य चाल से चलता हुआ आगे बढ़ गया। उसे सिर्फ उन पुलिस वालों की परवाह थी जो काम पर उसके साथ थे, क्योंकि जो काम वह कर रहे थे वह हद से ज्यादा गोपनीय था और वह जानता था कि इस बारे में दूसरे पुलिस वालों को खबर भी नहीं होगी।
टंडन के मस्तिष्क में सिर्फ एक ही बात थी कि कमिश्नर वर्मा, मल्होत्रा, इंस्पेक्टर रावत या फिर यादव सामने पड़ गए तो वह क्या जवाब देगा कि मेहरा की बेटी को लेकर कहां निकल भागा था। टंडन लिफ्ट में प्रवेश कर गया। 3 पुलिस वाले और भी भीतर थे। उनके साथ सामान्य हाय हेलो हुई। वह पहचान वाले थे। हेलो के अतिरिक्त उन्होंने और कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की थी। टंडन चौथी मंजिल पर लिफ्ट से निकला और गैलरी में आगे बढ़ गया। गैलरी के दोनों तरफ रूम थे, ऑफिस थे। टंडन का दिल धड़क रहा था। उसके कमरे से 2 कमरे छोड़कर कमिश्नर आनंद वर्मा का ऑफिस था। लेकिन टंडन को पूरा विश्वास था कि कमिश्नर वर्मा अपने ऑफिस में नहीं मिलेगा। आसपास से यदा कदा कोई ना कोई पुलिस वाला गुजर जाता था। टंडन कमिश्नर आनंद वर्मा के रूम के बाहर से निकला। दरवाजा बंद था और बाहर स्टूल पर चपरासी भी नहीं था। स्पष्ट था कि कमिश्नर वर्मा अपने ऑफिस में नहीं था। टंडन ने मन ही मन चैन की सांस ली। 2 कमरे पार करके उसने अपने ऑफिस का बंद दरवाजा धकेल कर खोला और भीतर प्रवेश करके दरवाजे पर चिटकनी चढ़ा ली। टंडन ने पैनी निगाह रूम में दौड़ाई। ऑफिस वैसा ही था जैसा वह छोड़ गया था। कहीं भी छेड़छाड़ की नहीं लगती थी। वह आगे बढ़ा और दीवार के साथ सटा रखी लोहे की मजबूत अलमारी के पास पहुंचा और उसका हैंडल दबाकर चेक किया। वह लॉक था। टंडन के चेहरे पर राहत के भाव उभरे, जबकि चेहरा सख्त ही नजर आ रहा था। टंडन ने पैंट की छोटी जेब में हाथ डालकर चाबी निकाली और अलमारी खोलकर दोनों पट खोले। अलमारी के भीतर कई फाइलें और अन्य तरह का सामान रखा हुआ था। सब कुछ वैसा ही था जैसे वह छोड़कर गया था। दूसरी चाबी से उसने अलमारी का छोटा सा लॉकर खोला। लॉकर में खास जरूरी सामान रखा हुआ था। टंडन ने उस सामान के नीचे हाथ डालकर छोटा सा पैकेट निकाला। उस पैकेट को देखते ही टंडन की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। वह जानता था कि इस पैकेट के खुलते ही ऐसा जबरदस्त धमाका होगा कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा, क्योंकि इस पैकेट में मदन कुमार मेहरा के देशद्रोही होने के ठोस सबूत थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मदन कुमार जैसा जिम्मेदार इंसान देशद्रोही भी हो सकता है और साथ में और भी कई सफेद चेहरे बेनकाब होंगे। होंठ बीचे टंडन ने उस पैकेट को अपने कपड़ों में छुपाया और अलमारी बंद करके बाहर निकलकर तेजी से वापसी के रास्ते पर चल पड़ा। चेहरे पर सख्ती से भरी गंभीरता झलक रही थी। मदन कुमार मेहरा के खिलाफ इन सबूतों को उसने अपने वरिष्ठ कमिश्नर वर्मा के हवाले भी नहीं किया था। ऐसी विस्फोटक सामग्री को किसी के हवाले करना ठीक नहीं था, क्योंकि वह मेहरा के लंबे हाथों की ताकत जानता था। वर्मा ने उन सबूतों के बारे में सुनकर ही कह दिया था कि मदन कुमार मेहरा पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करना खतरनाक साबित हो सकता है। वह सब कुछ अपने हक में संभाल लेगा और इन सबूतों को जग जाहिर करने की चेष्टा में उन लोगों की जान को खतरा पैदा हो सकता है। इसके बाद टंडन ने सबूतों को अपनी कस्टडी में ही रखा था। कमिश्नर वर्मा के कहने पर भी टंडन ने उन सबूतों को वर्मा को नहीं सौंपा और कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह इतने विस्फोटक सबूतों को ऑफिस की अलमारी में रख सकता है। और अब इन सबूतों को जग जाहिर करके विस्फोट करने का समय आ गया था। एसीपी महेश टंडन ने ही कमिश्नर वर्मा के साथ मिलकर पूजा मेहरा का अपहरण करके मेहरा को मजबूर करके आत्मसमर्पण करने की योजना बनाई थी। अगर मदन कुमार मेहरा खुद को कानून के हवाले कर देता तो इन सबूतों का तसल्लीपूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन मेहरा नहीं माना। खुद को कानून के हवाले करने को नहीं माना। ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। इन सबूतों के अखबार में छपने की देर थी कि मदन कुमार मेहरा को भागने की जगह नहीं मिलनी थी। इतना हंगामा होना था कि शांति होने में महीनों लग जाने थे। सोचों में डूबा टंडन पुलिस हेडक्वार्टर की पार्किंग में खड़ी अल्पना वाली कार में बैठा और स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। कुछ ही पलों में कार हेडक्वार्टर के गेट से निकली और सड़क पर आकर तेजी से जुहू की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ पड़ी। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि सब इंस्पेक्टर गुलाटी और त्रिवेदी की कार उसके पीछे लगी हुई थी, और सब इंस्पेक्टर गुलाटी और त्रिवेदी इस बात से बेखबर थे कि देवराज चौहान और जगमोहन की कार उनके पीछे थी। अपना पीछा होने का तो वह सोच भी नहीं सकते थे। एसीपी महेश टंडन ने सड़क किनारे कार रोकी और पैदल ही आगे बढ़ गया। रात का 1 बज रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था। अगर कहीं रोशनी थी भी तो आगे बढ़ने पर वह दूर हो जाती थी और सामने पुनः अंधेरा हो जाता था। हवा में पानी की खुशकी अभी तक बाकी थी। कुछ दूर समंदर था। चंद्रमा की पूरी रोशनी वहां फैली हुई थी। इसी वजह से समंदर की लहरों की उछालों का जोर पूरे वेग पर था। लहरों का शोर स्पष्ट तौर पर सुनाई दे रहा था। टंडन के कदम सड़क से हटकर बीच की ओर उठने लगे थे। उसके जूतों के नीचे अब रेत आनी शुरू हो गई थी। वह हद से ज्यादा सावधान था। उसकी पैनी सतर्क निगाह आगे बढ़ते हुए चारों तरफ का जायजा ले रही थी। होंठ भींचे हुए थे। चेहरे पर सख्ती की हल्की सी परत चंद्रमा की रोशनी में स्पष्ट नजर आ रही थी। टंडन के दोनों हाथ जेबों में थे और एक हाथ रिवॉल्वर के ऊपर टिका हुआ था कि जरूरत पड़ने पर तुरंत बाहर निकालकर उसका इस्तेमाल कर सके। और सावधानी से आगे बढ़ रहा था। रात का 1 बजा होने की वजह से बीच सुनसान नजर आ रहा था।
एक इंसान भी नजर नहीं आया था। चंद्रमा की रोशनी, समंदर की लहरें अब चमकती नजर आने लगी थी। टंडन का रुख उस दिशा की तरफ था जहां उसने पूजा मेहरा को मिलने को बोला था। दूर से ही बीच पर बनी 2 हट नजर आ रही थी, जहां दिन में नारियल पानी मिलता था, कोल्ड ड्रिंक और खाने का भी सामान मिलता था। उन हटों के पार रेत पर कई पेड़ खड़े नजर आ रहे थे, जो कि इस वक्त पत्तों की वजह से हिलते नजर आ रहे थे। टंडन की आंखें सिकुड़ी। उन हटों के पास किसी के खड़े होने का आभास हुआ। टंडन सतर्कता से आगे बढ़ा। हाथ की उंगली जेब में पड़े रिवॉल्वर के ट्रिगर पर जा अटकी। साथ ही साथ उसकी नजरें हर तरफ घूम रही थी, परंतु और कोई नजर न आया। कुछ ही देर में वह हटों के पास जा पहुंचा। वहां पूजा मेहरा खड़ी थी। चंद्रमा की रोशनी में दोनों की नजरें मिली। समंदर की उठती लहरों का शोर कानों में पड़ रहा था। 300-400 गज दूर समंदर दिखाई दे रहा था। आ गए? पूजा मेहरा ने कहते हुए गहरी सांस छोड़ी। हाँ, महेश टंडन ने इधर उधर नजर मारी। सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है, पूजा मेहरा ने आश्वासन पूर्ण स्वर में कहा। कोई दूसरा तो नजर नहीं आया? टंडन की नजरें पूजा मेहरा पर टिकी। नहीं, बल्कि मुझे तो यहाँ अकेले खड़े होने में डर लग रहा था। पूजा मेहरा ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा, तुम उन सबूतों को ले आए हो ना? हाँ, चलो यहाँ से सीधे अखबार के दफ्तर। सीधे अखबार के दफ्तर? एडिटर को फोन कर दिया था कि फ्रंट पेज का कुछ हिस्सा खाली रखे, ताकि मैं सब इंतजाम कर चुकी हूँ। चीफ एडिटर मेरा इंतजार कर रहा होगा। पूजा मेहरा के चेहरे पर खुशी थी। सबूत तो दिखाओ। जो पैकेट बंद है उसे बंद पैकेट ही दिखा दो। पूजा मेहरा बच्चों की तरह मचल उठी। मैं अपने पापा की मुसीबत का सामान देखकर खुद के मन को शांति पहुंचाना चाहती हूँ। टंडन ने कपड़ों में छिपा रखे छोटे से पैकेट को निकालकर उसे दिखाया। पूजा मेहरा ने फौरन उस पैकेट को हाथ में लेकर देखा। वह हर तरफ से सील था। चंद्रमा की रोशनी में वह उस पैकेट को घूरे जा रही थी। इस पैकेट के अंदर जो कुछ भी है तूफान से कम नहीं है। उसके खुलकर सामने आने की देर है। ऐसा तूफान खड़ा होगा कि किसी भी तरह रोक पाना संभव ना होगा। विश्वास नहीं होता? पूजा मेहरा ने गंभीर निगाहों से उसे देखा। अखबार के दफ्तर में जब पैकेट खोलूंगा तो बीच में रखा बारूद देख लेना। मदन कुमार मेहरा का देशद्रोह से भरा चेहरा नजर आ जाएगा तुम्हें। महेश टंडन ने दांत भींचकर कहा, इन सबूतों को हासिल करने के लिए मैंने जी जान लगा दी, जान की बाजी तक लगा दी थी। उस वक्त मेहरा को बेहोश करके ना भागता तो मेहरा ने उसी वक्त मुझे खत्म कर देना था। मेरी लाश एस्टेट से बाहर सीतापुर की किसी सड़क पर मिलती। पूजा मेहरा ने हौले से सिर हिलाया। तुम ठीक कह रहे हो, पापा उस वक्त मात खा गए, वरना यह किस्सा उसी वक्त खत्म हो जाना था। टंडन ने पूजा मेहरा को देखा। पूजा मेहरा के चेहरे पर जहरीली मुस्कान रेंग गई। सबूतों के पैकेट पर उसके हाथ की उंगलियां किसी शिकंजे की मानिंद लिपटती चली गई थी। महेश टंडन की आंखें सिकुड़ी। क्या कहना चाहती हो तुम? पूजा मेहरा की आंखों में एकाएक किसी नागिन की तरह चमक उठी। होठों के बीच बेहद खतरनाक मुस्कान लहराने लगी थी। चंद्रमा की रोशनी में अपने हाव भाव के कारण वह किसी भूतनी जैसी नजर आ रही थी। सिर्फ इतना कि इन सबूतों को वापस करने का शुक्रिया। समझो कि यह वापस पापा के पास पहुंच गया। भूतनी खिलखिलाकर हंसी। उसके दांत चमकते नजर आए। महेश टंडन का शरीर जोरों से कांपा। वह क्रोध में डूबता नजर आने लगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? महेश टंडन का स्वर कठोर हो गया। अभी तक नहीं समझे? भूतनी ने अपने लहराते बालों को एक हाथ से संभाला। तुम इन सबूतों को अखबारों में? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपने बाप की मुसीबत में फंसा होने के बावजूद तुम्हारा साथ दूंगी? जब से तुम एस्टेट से इन सबूतों को लेकर भागे हो तब से हमारी नींद हराम हुई पड़ी है। पूजा मेहरा जहरीले स्वर में मानो फुफकार उठी। लेकिन अब ठीक है, सब ठीक हो गया। पापा बच गए, अब उन्हें कुछ ना होगा। टंडन एकाएक दांत पीसकर बोला, तो तुम मेरे साथ नाटक कर रही थी? हाँ, पूजा मेहरा ने सख्त स्वर में कहा। मेरा अपहरण करने के बाद जिस मकान में मुझे रखा गया वह मकान हमारे एस्टेट मैनेजर अशोक बख्शी का ही था। जब तुम अपनी समझ के अनुसार मुझे उस मकान से लेकर भागे और जाकर सड़क पर खड़ी जिस कार को ले उड़े वह हमारी ही थी और तुम्हारे इस्तेमाल के लिए वहां खड़ी कर रखी थी। और यहाँ जिस अल्पना के घर हम ठहरे वह फ्लैट हमने यहाँ काम करने वाले अपने किसी कर्मचारी को दे रखा है। और अल्पना मेरी सहेली नहीं है, एस्टेट में मेरी सर्वेंट है। और रात को जिस फोन को तुमने पापा का समझा वह पापा का नहीं था। हमारी योजना के मुताबिक वह फोन किया गया था ताकि तुम जो देर कर रहे थे देर ना करो और वह सबूत जहां भी रखे हैं उन्हें वहां से निकाल कर ले आओ। और तुम ले आए मिस्टर टंडन। थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद। गुस्से से टंडन का चेहरा चंद्रमा की रोशनी में भयानक नजर आने लगा। तो तू भी अपने बाप की तरह हरामजादी है। और वैसे मुझे गालियां सुनने की आदत नहीं है, पूजा मेहरा ने खतरनाक मुस्कान के साथ कहा। लेकिन तुम्हें हक है, कुछ भी कह लो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। टंडन ने पूजा मेहरा के हाथ में दबा पैकेट छीनना चाहा। पूजा मेहरा ने फौरन अपना हाथ पीछे किया और 2 कदम खुद भी पीछे हट गई। नो मिस्टर टंडन, नो, सॉरी, वेरी सॉरी। यह सबूत अब तुम्हें वापस नहीं मिल सकते। वैसे भी अब यह तुम्हारे किसी काम के नहीं है। तभी टंडन ने रिवॉल्वर निकालकर रुख पूजा मेहरा की तरफ कर दिया।
पूजा मेहरा ने रिवॉल्वर को देखा, फिर जोर से खिलखिला उठी। टंडन के होठों से गुर्राहट निकली। सुनकर तुम्हें मजा आएगा कि तुम्हारा रिवॉल्वर खाली है। जब हम अल्पना के साथ रह रहे थे तभी मेरे इशारे पर अल्पना ने तुम्हारा रिवॉल्वर खाली कर दिया था, वह कड़वे स्वर में बोली। टंडन ने दांत भींचकर ट्रिगर दबाया, कोई फायदा ना हुआ। रिवॉल्वर वास्तव में खाली था। पूजा मेहरा जहरीले अंदाज में हंस पड़ी। तुम हार गए मिस्टर एसीपी महेश टंडन, हमने बाजी मार ली। कमीनी, महेश टंडन पागल सा होता हुआ घुर्रा उठा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी सारी चालबाजी अब यहीं पर खत्म। मेरी बाहों में इतना दम है कि मैं अपने हाथों से ही चीर फाड़ कर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं। मैं सर, टंडन के शब्द होठों में ही रह गए। उसने फौरन गर्दन घुमाकर देखा। सब इंस्पेक्टर गुलाटी और त्रिवेदी कुछ ही फासले पर थे और तेजी से इसी तरफ बढ़े आ रहे थे। हाथों में रिवॉल्वर दबी थी। इन दोनों का इस तरह मौके पर आ पहुंचना टंडन को अजीब सा लगा। शक भरे अंदाज में उसकी आंखें सिकुड़ी। उसने तिरछी निगाहों से पूजा मेहरा को देखा। दूसरे ही पल टंडन के माथे पर बल उभरे, दांत भिज गए। पूजा मेहरा मुस्कान भरे अंदाज में उन दोनों को आते देख रही थी। यहीं पर चूक हो गई थी पूजा मेहरा से। अगर उसका चेहरा सामान्य रहता तो टंडन का शक गहराता नहीं। अब यह स्पष्ट हो गया था कि सब इंस्पेक्टर गुलाटी और त्रिवेदी का इस तरह वहां आ पहुंचना उसके फेवर में नहीं था, पूजा मेहरा की फेवर में था। वह पूजा मेहरा को बचाने आए थे। टंडन फौरन ठीक नतीजे पर जा पहुंचा और मन ही मन हद से ज्यादा सतर्क हो गया। शरीर में दौड़ता खून गुस्से और पागलपन में उबलने लगा। दोनों पास पहुंचे। सर, सब इंस्पेक्टर गुलाटी और त्रिवेदी ने सलाम मारा। महेश टंडन ने अपना सख्त चेहरा होले से हिलाया। तुम दोनों यहाँ कैसे? सर, गुलाटी फौरन बोला, हमारी ड्यूटी बीच पर। उसी पल त्रिवेदी कड़वे स्वर में उसकी बात काटकर बोला, छोड़ यार, डंडा मारने वाले अंदाज में बात कर। ऑपरेशन बादशाह अब खत्म होने वाला है, यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम सफल हो गए। और त्रिवेदी ने पूजा मेहरा को देखा। काम हो गया? हाँ। पूजा मेहरा ने हाथ की उंगलियों के शिकंजे में जकड़े पैकेट की झलक दिखाई। त्रिवेदी की नजरें पुनः टंडन पर जा टिकी। गुलाटी रिवॉल्वर थामे महेश टंडन के प्रति भारी तौर पर सावधान था। महेश टंडन के चेहरे पर खतरनाक भाव छाते जा रहे थे। धुंधले हालात अब उसके सामने स्पष्ट होते जा रहे थे। जो कुछ भी वह देख सुन रहा था उसे आंखों और कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। खाकी वर्दी ही उसे निगलने की कोशिश कर रही थी। यह क्या हो रहा है? टंडन ने सख्त स्वर में पूछा। त्रिवेदी के होठों पर कड़वी मुस्कान उभरी। मैं तुम दोनों की वर्दी उतरवा दूंगा। तुम? टंडन दांत भींचकर बोला। तुम? आपका हुक्म सर आंखों पर। सब इंस्पेक्टर गुलाटी व्यंग भरे स्वर में कह उठा। हम वर्दी तो क्या, साथ में अंडरवेयर भी उतार देंगे, लेकिन उससे क्या फायदा? कम से कम आपको तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब आप तो मरने जा रहे हैं एसीपी साहब। टंडन को भी उनके इरादे ठीक ना लग रहे थे। वह बेहद धीरे जरा जरा कदमों को सरकाता हुआ पूजा मेहरा की तरफ खिसकने लगा। तुम मारोगे मुझे? टंडन ने कड़वे स्वर में कहा। हाँ, क्यों? बेशक आप मरने जा रहे हैं। गुलाटी का स्वर कठोर हो गया। इस पर भी आपको नहीं बताया जा सकता कि आपको क्यों मारा जा रहा है? आप सुनो। टंडन बोला, मैं नहीं जानता कि क्या मामला है। मेरे ख्याल में शायद तुम लोगों को मेहरा के खिलाफ इन सबूतों की जरूरत है। अगर ऐसा है तो ले लो। मेरी जान लेने की क्या जरूरत है? जरूरत है। ऑपरेशन बादशाह तुम्हारी मौत के साथ ही पूरा होगा टंडन। सब इंस्पेक्टर त्रिवेदी दांत भींच कर क्या उठा। इस वक्त का हमें बहुत देर से इंतजार था। इस वक्त के लिए तो हमें न दिन का चैन मिला और न ही रात का। और पागल हो गए हो तुम लोग। महेश टंडन दांत भींच कर क्या उठा। वर्दी पहनकर गैर कानूनी काम कर रहे हो। मुजरिम का साथ देने के साथ साथ अपने वर्दी वाले भाई का खून बहाने की सोच रहे हो। त्रिवेदी एकाएक गुलाटी गुर्रा उठा। चला गोली। दोस्तों, इस बेहद शानदार, दिलचस्प, उलझी हुई कहानी, सस्पेंस से भरपूर कहानी को आप सुन रहे हैं गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। शीघ्र ही मुलाकात होगी इसके क्लाइमेक्स पार्ट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, शुक्रिया।